नमस्कार। दुनिया का सबसे बड़ा मजाक यह है कि दुनिया की सबसे अमीर पार्टी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपना अध्यक्ष खोज नहीं पा रही है। इधर बकौल अरविंद केजरीवाल आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को सत्ता छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है, वो अलग। गुजरात लॉबी आज के वक्त में सबसे ज्यादा डरी हुई है। गुजरात लॉबी किसी भी हाल में अपना आदमी अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाना चाहती है, लेकिन आरएसएस ने वसुंधरा राजे नाम का ट्रम्प कार्ड चल दिया है। वसुंधरा राजे वही है जिनको राजस्थान चुनाव में गुजरात लॉबी ने पैदल कर दिया था। इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद प्रज्ञा जी। केपी मलिक सर, इतनी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, इतनी शक्तिशाली पार्टी है, मोदी जी की पार्टी है, अब तो मोदी जी की बीजेपी है, अपना अध्यक्ष नहीं खोज पा रहे हैं। पेज कहां पर फंसा हुआ है सर? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें जो भारतीय जनता पार्टी है, 4 जून के बाद वो चीजें बदल गई हैं जिनका जिक्र आप कर रही हैं। अब जी। वो जमाना नहीं रहा कि मोदी जी या शाह जी जो चाहे वो हो जाए। देखिए जिस प्रकार की खबरें आजकल निकलनी शुरू हुई है, चाहे वो सरकार से निकले, चाहे वो पार्टी से निकले, चाहे आरएसएस से निकले। आरएसएस को मैं लगभग 30-32 सालों से बहुत बारीकी से जानता हूं, तो आरएसएस से जनरली खबरें लीक होती नहीं है और हम्म। आरएसएस बहुत पेशेंस के साथ काम करती है। आरएसएस की कोई चीजें ये होगा कि हमारे पास कोई खबर हो और हम किसी आरएसएस के पदाधिकारी से पूछें, तो अगर वो खबर में दम होगा तो वो उस पर कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब मना भी नहीं करेगा नहीं ऐसा कोई, और उसको कंफर्म भी नहीं करेगा। अगर वो खबर गलत होगी तो कह देगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इतना हिंट आरएसएस दे सकता है, इससे ज्यादा अगर कोई कुछ कहता है तो वो गलत है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में भी ये पिछले 10 सालों से चल रहा था। इतने डरे हुए लोग थे भारतीय जनता पार्टी के, सरकार के, ब्यूरोक्रेट सब डर में जी रहे थे और कोई खबरें नहीं निकल रही। हम हम्म। लोग खबरों के लिए तरस गए थे दिल्ली में 10 सालों में, ना तो किसी मिनिस्ट्री से खबर निकल रही थी, मिनिस्ट्रियां कई प्रतिबंधित कर दी गई थी, ना पार्टी से खबरें निकल रही थी। अब 4 जून के बाद हमें खूब मजा आ रहा है, बहुत खबरें आगे इकट्ठी होती है। अब हमें चुनना होता है कि कौन सी को ब्रेक करना है, कौन सी को चलाना है, कौन सी को नहीं चलाना है। और कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, वो ये कहते हैं आपको कहां से खबर मिल रही है, चंडू खाने की हम्म। खबर है। बाद में उनको पता लगता है अरे हम तो बहुत पीछे रह गए। तो ये जो आप देखेंगे पिछले 4-6 दिन से जो चीजें चल रही हैं, कि एकाएक संजय जोशी का नाम चला, फिर वसुंधरा राजे का नाम चला, तो ये जी। मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको माना जाता है, जिसको आप गोदी मीडिया के नाम से पुकारते हैं, वहां ये खबर दूर दूर तक नहीं है। इसका क्या कारण है? और सोशल मीडिया पे चल रही है, तो कैसे चल रही है, क्यों चल रही है, या झूठी चल रही है सोशल मीडिया पे? तो इससे वो बड़े घबराए हुए मीडिया वाले, ऐसे हम्म। ऐसे मठाधीशों के फोन मुझे आ रहे हैं कि आप कहां से यार खबरें ला रहे हो, क्या चला रहे हो। मैंने कहा तो आप खंडन करवाओ जहां से आ रही है, या आप गलत सिद्ध कर दो मेरी खबर को, करते क्यों नहीं आप? खैर, हम्म। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, और मैं इस पे आता हूं जो आपने सवाल पूछा है कि इतनी बड़ी पार्टी अपना हम्म। अध्यक्ष क्यों नहीं खोज पा रही है। देखिए पेज अगर कहां पर प्रज्ञा आप सर? देखेंगे, हाँ देखिए देखिए अगर आप पिछले 10 सालों में देखें, जिस प्रकार से सारी जो है संविधान भारतीय जनता पार्टी का बदल के जिस प्रकार से प्रक्रिया अपनाई गई अध्यक्ष को बनाने की, जिस प्रकार से अध्यक्ष को बना के रखा गया, और गाए बगाए लोग ने कहा कि भाई ये सिर्फ रबर स्टैंप है, चल तो जिनकी रही है उन्हीं की रही है, तो इस बात पे कोई अतिशोक्ति नहीं है। लेकिन 4 जून के बाद जो नतीजे बदले हैं और भारतीय जनता पार्टी जो कमजोर हुई है, अब उनकी हैसियत नहीं हो रही है कि वो अपना अध्यक्ष बना सके, क्योंकि आरएसएस की दखल अंदाजी बहुत ज्यादा बढ़ गई। दूसरी बात यह है कि ये मोदी जी को आदत नहीं है कि वो अपनी कही हुई बात को उसमें किसी और का डिस्टर्ब देखे, और अपनी बातें पूरी हो नहीं रही है और आरएसएस के दखल को मान नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं टकरार बनी हुई है। हम्म। अब ये जो रुका हुआ है मामला, ये इस बेस पे रुका हुआ है, जो केरल में अगर आपको याद हो पिछले दिनों आरएसएस का प्रोग्राम हुआ था, वहां उनका 3 दिन का अधिवेशन हुआ था, और उसके बाद ये हुआ था कि फाइनल यहीं से डिक्लेयर करेंगे, संजय जोशी का नाम डिक्लेयर करेंगे। तो हाँ। उस पे इन लोगों ने ये कहा, उस पे इन लोगों ने ये कहा कि हम 4 राज्यों के चुनाव हैं और हम 4 राज्यों के 4 राज्य जीत रहे हैं, नहीं तो कम से कम 3 राज्य तो हम जीत ही रहे हैं, तो हम्म। आप उसके बाद निर्णय लीजिए, तब तक आप रुक जाइए। हालांकि आप भी अगर देखेंगे, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हमें जीत तो दिखाई दे नहीं रही है।
तो ये सवाल भी उठा कि जीतने की स्थिति तो कोई नहीं ले, आप कैसे जीतेंगे? तो इन्होंने कहा नहीं, जीत तो हम वहां भी नहीं रहे थे मध्य प्रदेश में भी, और तमाम मीडिया, तमाम पार्टी के लोग भी मना कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन आज हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में है, तो हम सरकार बनाएंगे, आप उसको छोड़ दीजिए। तो इसमें ब्रेक लग गया है इन चीजों पर। तमाम जो अभी 2 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, यहां तक दावा भारतीय जनता पार्टी के आज के शीर्ष नेतृत्व का है कि हम कश्मीर में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि अच्छा। जो विशेषज्ञ हैं उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस फॉर्मूले के तहत बनेगी, लेकिन इन्होंने फॉर्मूले सेट करके दिखाए। अगर आपको याद हो, पहली बार कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सरकार पहले बन चुकी है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कई लोग अभी इसको सिरे से नकार भी नहीं रहे। दूसरा, आप जिस प्रकार से हरियाणा में देख रहे हैं, तमाम माहौल नेगेटिव होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को बड़ी आशाएं हैं। भले ही खट्टर कमरों में, बैंक्वेट हॉल के अंदर छुप के मीटिंग कर रहे हो, पब्लिक में जाने की हिम्मत ना हो रही हो, लेकिन दावे बड़े जताए जा रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि संघ ने कहा है ठीक है, बहुत देर भी नहीं है, 8 अक्टूबर तक परिणाम आ जाएंगे और उसके बाद तय कर लेंगे। तो अब ये कम से कम 8 अक्टूबर के बाद ही ये डिसीजन होगा कि नया अध्यक्ष कौन होगा। तब तक इस बात की चर्चाएं चल रही है कि किसको हो। जैसे ही संजय जोशी का नाम चर्चा में आया, तो इन लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। संजय जोशी का मतलब मुझे ज्यादा उनका विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। अगर संजय जोशी आ गए तो इनके चारों रास्ते बंद, और एक रास्ता सिर्फ इनका बचेगा, वो झोला उठाने वाला। तो इन्होंने फिर कहा कि नहीं नहीं, ये क्या नहीं, होगा वो सर? नहीं। तो संजय जोशी अगर अध्यक्ष बनते हैं तो क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे? देखिए, 2 तरह की चीजें होती हैं प्रज्ञा जी। एक तो ये होता है कि खुद इस्तीफा दे के चले जाएं, और एक ये होगा कि हटाए जाए। अगर कोई भी इनका अपोजिशन का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनता है, तो जाहिर सी बात है सारे जो सांसद हैं वो उनके अंडर में रहेंगे। और आज पार्टी में 60 से 70% लोग इनके विरोध में हैं। इस बात को आप नकार नहीं सकते। आपको याद होगा कि कर्नाटक से एक 7 बार के सांसद की आवाज उठी थी। यूपी में पिछले दिनों आवाज उठी थी। कई दूसरे स्टेटों से आवाज आ रही है कि मैं 4 बार का सांसद हूं, मैं 6 बार का सांसद हूं, मुझे क्यों नहीं मंत्री बनाया जा रहा, मुझे सर, क्यों नहीं लिया जा रहा। ये आवाजें तो उठ रही हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जब सदन में ये बात कही कि उनको एक आरएसएस के नेता, बड़े नेता से उनकी बात हुई और उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अल्टीमेटम दिया है नरेंद्र मोदी को गद्दी छोड़ने के लिए, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे हैं। उस वक्त पर कोई बोला नहीं, बीजेपी के लोग चुप रहे, बड़ा सन्नाटा पसरा था। इसका भी कहीं ना कहीं एक संकेत ये है कि सब चाहते हैं कि भैया साहिब जल्दी विदाई कर लें, विदाई ले लें। देखिए प्रज्ञा, क्या होता है कि अरविंद केजरीवाल को इस बात के लिए जाना जाता है कि वो सनसनीखेज और सनसनी फैलाने वाले स्टेटमेंट देते रहे हैं, पहले भी देते रहे हैं। आपके चैनल पे भी हम लगातार चर्चा कर रहे थे, बाकी जगह भी हम दावे कर रहे थे लोकसभा के चुनाव से पहले कि बहुत तलखी योगी में और दिल्ली में बढ़ी हुई है, और वो जग जाहिर है सबको। और हम लोग चर्चा भी करते थे कि अगर बहुत अच्छे परिणाम भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में आते हैं तो सबसे पहले योगी को हटाया जाएगा। तो वही बात हम लोग यहाँ सोशल मीडिया पे चर्चा करते थे, लेकिन वहां जेल से बाहर आने के बाद मंच पर खड़े होकर खुलेआम चर्चा केजरीवाल ने कर दी, तो वो बहुत तेजी से फैल गई। तो ये बात जो अभी केजरीवाल कह रहे हैं, ये लगातार सोशल मीडिया में चल रही है, और वही बात केजरीवाल ने उसका जिक्र किया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि संघ अभी हावी है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अगर संघ हावी नहीं होता तो कौन रोक रहा है मोदी जी को अमित शाह को अध्यक्ष बनाने के? बना लीजिए ना, पहले भी तो बना। अरे भाई, नड्डा जी को आपने बनाया और संविधान को चेंज करके आपने बनाया, तो अभी भी आप बना लीजिए किसी को। और उसमें यह भी है कि लगातार 2 बार से ज्यादा, संविधान में यह है कि 2 बार से ज्यादा कोई नहीं रह सकता, उसको ब्रेक लेना पड़ेगा, उसके बाद भले ही फिर वो बन जाए। नड्डा जी इस बार नहीं बन सकते, भले ही नड्डा जी को बीच में ब्रेक देके दोबारा इनको बना लिया जाए, लेकिन कंटिन्यूटी में इनको नहीं रखा जा सकता। अब जैसे कई लोगों ने कहा कि राजनाथ 2 बार रह चुके हैं, अब नहीं बनेंगे, वो बन सकते हैं क्योंकि ब्रेक देना है बीच में। अडवाणी जी और वाजपेयी जी ऐसे बहुत बार बनते रहे। तो यहां मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए मोदी और अमित शाह में ताकत नहीं बची हुई है। इसीलिए आरएसएस इतना जोर जबरदस्ती कर रही है। आरएसएस ने सीधा सीधा संकेत दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हमारी पसंद का बनेगा।
अगर आप अपनी पसंद का बनाना चाहते हो तो फिर प्रधानमंत्री हम अपनी पसंद का बना लेते हैं। दोनों पद आपकी पसंद से नहीं बनेंगे। एक सीट पे हमारा पसंदीदा व्यक्ति बैठेगा, तो आप चूज कर लीजिए आपको प्रधानमंत्री पद पे खुद बैठना है, अपना पसंदीदा बिठाना है, और या आपको भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पे अपना पसंदीदा चाहिए। तो ये मामला यहाँ फंस गया है। तो उसी के तहत नाम आए, वसुंधरा के नाम आए, बाकी लोगों के नाम, हो सकता है कि भविष्य में और भी कोई नाम जुड़ जाए इस लिस्ट में, और ये हो सकता है कि संजय जोशी के अध्यक्ष उनको ना बनाया जाए, उनको महासचिव बना लिया जाए। लेकिन उनकी एंट्री भारतीय जनता पार्टी में, संगठन में होनी तय हो चुकी है। ये 1001% कंफर्म खबर मैं आपको बता रहा हूँ। संजय जोशी संगठन में आएंगे, चाहे वो महासचिव बने, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वो आएंगे जरूर संगठन में। जी अच्छा सर, अगर वसुंधरा राजे अध्यक्ष बनती हैं तो गुजरात लॉबी को दिक्कत क्या है उनसे? नहीं, देखिए, गुजरात लोग भी को दिक्कत ये है कि वसुंधरा राजे के साथ इन्होंने क्या क्या किया है, और इनकी जो अदावत है वो नई अदावत नहीं है, वो पुरानी अदावत है। 2014 से पहले की अदावत है। वो जब वो मुख्यमंत्री हुआ करती थी राजस्थान की, और मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से टशनबाजी ये चल रही है। बॉर्डर पे कई सारी चीजें होती हैं, और वहां दखल अंदाजी अमित शाह जी की रहती थी, और वो इनकी कोई बात सुनती नहीं थी, क्योंकि वो बहुत दबंग लेडी है। तो वो तब से इनकी अदावत चली आ रही है, और उसी अदावत का बदला इन्होंने लिया है। उनको मुख्यमंत्री ना बना के, उनके टिकट काट के, जो जो उनको परेशानी जिस प्रकार से दे सकते थे, वो तमाम परेशानी उनको देके इन्होंने बदला लिया है। तो वो भी राजनीतिक व्यक्ति है, तो वो भी अपना बदला ले सकती है। तो इसलिए क्या है कि 36 का आंकड़ा है, इसीलिए तो आरएसएस नाम आगे बढ़ा रही है। अगर ये इनकी पसंद के आदमी को बना दे, क्योंकि आरएसएस नहीं चाहता है कि इनकी पसंद का आदमी बने, इनका विरोधी कोई व्यक्ति बनेगा तभी तो इनका दिमाग ठीक रहेगा। और अब इनको टाइट करके रखना है। टाइट कौन करेगा? तो टाइट या तो संजय जोशी करेंगे, या केजरीवाल करेंगे, या गडकरी करेंगे, इस तरह का ही कोई व्यक्ति करेगा। अब वो तो नहीं कर पाएंगे, ना शिवराज जी कर पाएंगे, ना राजनाथ कर पाएंगे। वो तो वैसे ही अपनी फाइल का नाम लेते डर जाते हैं। इस रस्साकशी में कौन जीतेगा सर? एक तरफ आरएसएस है, एक तरफ मोदी शाह है। मोदी शाह किसी भी हाल में अपना आदमी अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं। आरएसएस दोबारा से भाजपा की कमान अपने हाथ में लेना चाहती है सर। देखिए, ये लड़ाई तो गंभीर है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर मोदी शाह में इतनी ताकत बची हुई होती, तो आरएसएस की बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते, और अभी तक वो बना चुके होते, क्योंकि उन्होंने तमाम कोशिशें की हैं। आरएसएस को कॉन्फिडेंस में लेके उन्होंने खुद प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। संसदीय दल की मीटिंग आज तक तरीके से नहीं हुई है। जब आप भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की मीटिंग करते हैं, तो उस सांसदों की मीटिंग में तमाम दूसरे लोग भी आ जाते हैं, एनडीए के सांसद भी आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे पदाधिकारी भी आ जाते हैं, राज्यसभा के मंत्री भी आ जाते हैं, राज्यसभा के लोग भी आते हैं। इसका क्या मतलब है? तो मोदी जी चाहते हैं कि हमारे समर्थन में ज्यादा लोग रहें, अगर कोई हो हल्ला हो भी तो उनको दबाया जा सके। इसलिए मोदी जी ने आज तक अकेले उनसे कोई मीटिंग नहीं की है संसदीय दल की। नहीं तो कायदा ये बनता है कि संसदीय दल की मीटिंग अकेले, उसमें सिर्फ सांसद रहेंगे और सांसद अपना नेता चुनेंगे। तो कहीं ना कहीं आशंका मोदी जी को है कि विद्रोह हो सकता है, इसलिए आज तक उन्होंने सांसदों की मीटिंग नहीं की है। और सांसद भी क्या वहां पे घास काटने थोड़े आए कि वो दरी बिछाएं, टेंट लगाएं, कुर्सियां लगाएं। उनकी भी इच्छा रहती है कि भाई वो भी मंत्री बने, उनको भी कुछ पावर मिले। ऐसा थोड़ी ना है कि वो खाली सांसद बन के जीत के आ गए और मंत्री राज्यसभा से आए हुए कल के लोग बने जो अमरेला से उतरे हैं। तमाम लंबी चौड़ी लिस्ट है आपके सामने, अगर आप थोड़ा दिमाग घुमाएंगे तो उनको भी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, बोलने वाले लोग हैं। अब सिर्फ इंतजार इस बात का हो रहा है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। अब बिल्ली के गले में जो घंटी बांधने वाले जो थोड़े मजबूत लोग हैं, उनमें ये लिस्ट है। संजय जोशी, वसुंधरा राजे और इस तरह के जो लोग हैं, इनको घंटी बांधने के लिए तैयार किया जा रहा है कि एक बार अगर घंटी बंध गई तो फिर पीछे से बहुत सारी घंटियों की आवाजें आने शुरू हो जाएंगी, और बहुत सारे घंटी वाले आ जाएंगे और इनकी विदाई हो जाए। और आरएसएस भी चाहता है इनकी विदाई। और इससे हटके अगर हम बात करें कि अब ये आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, आरएसएस के किसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इनके अंदर ना ताकत बची है, ना इनकी नीयत बची है। अब ये किसी भी कीमत पे अपनी सरकार बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं नीतीश कुमार पर और चंद्रबाबू नायडू पे। बाकी किसी चीज पे इनका ध्यान है नहीं।
तो आरएसएस ये चाहती है कि और आरएसएस पे एक चीज और यहाँ कंफर्म करता चलूं, आरएसएस कभी टकराव नहीं चाहती है। आरएसएस हाँ। कभी ये नहीं चाहती है कि सरकार गिरे और वो सरकार जो है विरोधी दलों की बने, कांग्रेस की सरकार बने या इंडिया गठबंधन की सरकार बने। ऐसी इच्छा आरएसएस की बिल्कुल नहीं है। आरएसएस चाहती है कि वाजपेयी स्टाइल की सरकार बने और अपने एजेंडे भी पूरे हों और सरकार कम से कम 2029 तक अपना कार्यकाल पूरा करे। क्योंकि आरएसएस भी कमान किसी और के हाथ में नहीं देना चाहती कि इतना यहाँ पे खंड खंड इसको कर दे और इंडिया गठबंधन को फायदा हो जाए। जी। तो आरएसएस खाली नेतृत्व बदलना चाहती है, वो भाजपा की सरकार से हटाना या हटना नहीं चाहती। हम्म। सर, जैसे कई सारी खबरें आ रही है, एक खबर ये भी है कि कई नामों की चर्चा हो रही है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं, वसुंधरा राजे का नाम अभी आपने खुद ही लिया, संजय जोशी हैं। तो शिवराज सिंह चौहान वो हैं जिनको ठिकाने लगा दिया गुजरात लॉबी ने, वसुंधरा राजे को बर्फ में लगा दिया गुजरात लॉबी ने, और संजय जोशी को तो पूरी तरह से बर्बाद ही कर दिया था गुजरात लॉबी ने। तो तीनों तो कट्टर दुश्मन हैं। अगर मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रही हूँ, अगर इन तीनों में से कोई एक अध्यक्ष बन जाता है सर, तो गुजरात लॉबी का भविष्य क्या होगा? देखिए, तीन में से पहले एक को तो ये समझ लीजिए आप, जो शिवराज चौहान है, आजकल वो मोदी जी का राग दरबारी कर रहे हैं। जी। क्योंकि उनकी कई सारी चीजें हैं, अब वो व्यापम है कि सयापम है कि दयापम है, तो इसलिए उनसे तो इतनी हम उम्मीदें नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जो नाम बचते हैं, इनको अगर आप अध्यक्ष बनाते हैं तो कुछ संजय करने की जोशी और जरूरत वसुंधरा नहीं है। राजे। जी। जी, संजय जोशी और वसुंधरा राजे में से किसी एक को आप बनाते हैं तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बनते ही ये खुद ही निकलने, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए संघ ये पैंतरा खेल रहा है कि इन लोगों के नाम आगे बढ़ाए जा रहे हैं और सहमति किस पे बनती है। ये जो आप बात कर रहे हैं बनाने की, ऑफर तो ये मोदी शाह की तरफ से ही है शिवराज चौहान को बनाने का, क्योंकि शिवराज चौहान तो सॉफ्ट है उनके लिए। शिवराज चौहान तो कुछ नहीं करेंगे। अगर आप पिछले 3 महीने का आप हिसाब देखें, स्टेटमेंट देखें, कार्य प्रणाली देखें शिवराज चौहान की, तो कोई ऐसी तलखी कहीं दिखाई नहीं देती है जिस प्रकार की तलखी गडकरी के मंत्री रहते हुए दिखाई देती है। तो ये कुछ कर पाएंगे अध्यक्ष बन के, मुझे नहीं लगता। जी। अच्छा सर, नरेंद्र मोदी को सत्ता छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है आरएसएस ने। ये बात अरविंद केजरीवाल ने जो कही है कि उनको खुद आरएसएस के एक नेता ने बताई, इस बात में कितनी सच्चाई देखते हैं आप? कितनी सच्चाई लग रही है आपको? नहीं, देखिए प्रज्ञा, मैंने पहले भी कहा कि कोई भी आरएसएस का व्यक्ति जाके केजरीवाल को कम से कम कुछ नहीं बताएगा। आरएसएस को जितना मैं समझता हूं, जितना मैं जानता हूं, आरएसएस के व्यक्ति इस तरह की खबरें आपस में कहीं लीक हो जाती है, खबरें आजकल छुपती नहीं, और आजकल तो नहीं छुप रही है 4 जून के बाद। आरएसएस में से भी खबरें लीक होती है, हमारे पास भी आ रही है। लेकिन वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को और अपनी दुश्मन पॉलिटिकल पार्टी को इस तरीके से बताएं, ये मुझे नहीं लगता कि उचित है। और ये घड़ी घड़ाई का जो कहानियां हैं वो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, और जुमलेबाजी में वो भी कम पीछे नहीं है, क्योंकि वो भी सियासत करते हैं, वो भी अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाना चाहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इस तरह की जुमलेबाजी कर रहे हैं, इसलिए उनकी बातों पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। केजरीवाल को नई बातें नहीं कर रहे, तमाम जुमलेबाजी उन्होंने चुनाव के दौरान की है। जी। सर, नितिन गडकरी के बारे में क्या कहेंगे? ये खबरें चल रही है कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री के फ्रेम में फिट हो सकते हैं। ऐसे में अब कंगना रनावत ने भी नितिन गडकरी का विरोध कर दिया। उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है सर हिमाचल प्रदेश में, उस प्रोजेक्ट का विरोध किया कंगना रनावत ने। और पूरी हर तरफ से हम देख रहे हैं कि नितिन गडकरी को घेरने की कोशिश पहले भी की जा चुकी है। सीएजी के मामले में नितिन गडकरी को घेरने की कोशिश की है। नितिन गडकरी के बयान भी अलग अलग ट्विस्ट लेकर के आ रहे हैं। नितिन गडकरी ने बात कही कि विपक्ष उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, लेकिन उन्होंने खुद ही मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने एक कार्यक्रम में, एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने बात कही कि बीजेपी चौथी बार सरकार नहीं बना रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मजाक में कह रहा था। ये सब कुछ क्या कह रहा है सर? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें, नितिन गडकरी को घेरने की कोशिश कोई पहली बार नहीं हो। जी जी। ये जो मोदी वन की 2014 से। सरकार थी, हम्म। 2014 के बाद जो मोदी वन की सरकार थी, उसी में इनको घेरने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। सबसे पहले पूर्ति घोटाला आया। अच्छा जी। बताइए, मोदी सरकार में किसी मंत्री का कोई घोटाला आज तक आया है? ये गडकरी को छोड़ के। इसीलिए तो ये गडकरी का सवाल मैं पूर्ति, सर आपसे पूछ रही हूँ। बिल्कुल। हाँ, गडकरी का पूर्ति घोटाला आया।
उसके कुछ दिन के बाद अगर आप मोदी 2 में देखेंगे तो वो आया कि नेशनल हाईवे जो है खराब सड़कें बना रहा है, जहाँ पे 25 करोड़ में सड़क बननी चाहिए वहां 2,500 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, 250 करोड़ में 1 किलोमीटर तमाम, और सीएजी रिपोर्ट दे रही है। अब बताइए, भाजपा की सरकार है, भाजपा की सीएजी है, भाजपा का मंत्री है, उसी के खिलाफ दे रही है, तो ये षड्यंत्र है। तो इस तरह से लगातार गडकरी को घेरने की कोशिश की गई है। और सबसे मजेदार मैं आपको बताता हूं, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में 2019 में जब नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना गया था और नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया गया और सबने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। अगर आपको वो विजुअल कहीं से मिला, आप उसको देखिएगा कि वो बैठे हैं गडकरी, ना ताली बजा रहे हैं, ना मेज थपथपा रहे हैं, और बल्कि मुंह उधर कर ले रहे हैं। तो ये जताता है कि कितनी गहरी नाराजगी है। देखिए, आरएसएस ये चाहती है, और आरएसएस की करीबी भी है गडकरी के से, बहुत अच्छी करीबी है, नागपुर के रहने वाले हैं, पुराने जुड़े हुए हैं। संजय जोशी से उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि दोनों नागपुर के हैं, दोनों पुराने स्वयंसेवक हैं, बहुत अच्छा गठजोड़ दोनों में है। तो यही रणनीति लेके आरएसएस चल रही है कि संजय जोशी अगर भाजपा के अध्यक्ष बन जाते हैं और नितिन गडकरी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो फिर इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और ये सरकार 2019 तक स्मूथली चलेगी। उससे क्या होगा कि 2029 गडकरी के नाम पे 2029 तक गडकरी के नाम पे कोई भी एनडीए का दल भागेगा नहीं, बल्कि नए आ जाएंगे जो पुराने होते थे। ममता बनर्जी तक वापस आ जाएंगी, शरद पवार इनको सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात है कि जो आपके, चाहे वो अकाली दल वाले हो, चाहे भले आज उनके पास वोट ना हो, वो भी आपके साथ आ जाएंगे, शिवसेना भी आपको सपोर्ट करेगी। और मैं ये कह रहा हूं कि महाराष्ट्र के तमाम विपक्षी दल इनके साथ इसलिए खड़े हो जाएंगे कि इतिहास में पहली बार एक मौका मिल रहा है कि कोई मराठी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है। तो आउट ऑफ वे जाके जो है वहां पे कई कांग्रेस के नेता आउट ऑफ वे जाके इनको सपोर्ट कर देंगे। नितिन गडकरी को सपोर्ट करने के लिए शरद पवार सबसे आगे आएंगे। राज ठाकरे, वो दूसरे जो है बाल ठाकरे के बेटे, बाल ठाकरे, वो आगे आ जाएंगे, सब आगे आके इनको सपोर्ट करेंगे। तो गडकरी के नाम पे कहीं कोई विरोध नहीं होगा। और आज भी अगर हम गडकरी को बारीकी से देखते हैं, तमाम विपक्षी दलों के साथ उनके रिश्ते मधुर हैं, और उनके चेहरे पे ये सरकार 29 तक चल सकती है। ये आरएसएस भी जानती है, ये मोदी शाह भी जानते हैं, ये हर एक व्यक्ति जानता है। इसीलिए इनको डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ताबूत में कील ठोकने का काम गडकरी कर दें। इसलिए ये परेशानी इनके सामने नई नई खड़ी करते हैं गडकरी के, और नए नए इनकी चीजें निकाल के लाते हैं। अब आप देखिए कि गडकरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, और वहां पे एनएचआई के जो चेयरमैन हैं, क्रांतिकारी संतोष यादव, उत्तर प्रदेश कैडर के 95 बैच के आईएएस हैं, उनको रखा गया है, और वो उनकी सुनते ही नहीं है। तो ये क्या जताता है विरोध? तो इस तरह का उनको टाइट करने की कोशिश लगातार सरकार के प्रधानमंत्री और अफसरों के जरिए करवाई जाती रही है गडकरी की, और गडकरी वो सारी चीजें झेल रहे हैं। उससे आरएसएस भी अवगत है, और बाकी सब लोग अवगत हैं, और इसीलिए इनको, इनके चेहरे को आगे करके पता है कि अगर इनका चेहरा आगे किया जाएगा तो ये दोनों लोग असहज हो जाएंगे, और असहज हो जाएंगे तो झोला उठा लेंगे। तो उस प्रक्रिया पे आरएसएस काम कर रही जी, है। जी, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। फिलहाल की चर्चा में इतना ही, फिर मिलेंगे नई चर्चा में। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।